हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन उमराज क्लासेस। आज आपका ये 7th चैप्टर है। चैप्टर का नेम है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम देखेंगे परिवार, फैमिली। सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा विवाह, मैरिज। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा धर्म, रिलीजन। चलिए देखते हैं सबसे पहले फैमिली। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज अपना सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैव बीन मेंशन्ड बाय मॉर्गन इन द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 7। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2010 एंड 2016 में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति का विकासीय सिद्धांत। तो इसको किसने प्रोपाउंड किया? सबसे पहले अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल.एच. मॉर्गन के द्वारा किया गया था। और इस संबंध में मॉर्गन ने कहा है कि समाज की जो आरंभिक अवस्था थी उसमें परिवार, आपका फैमिली हो गया और विवाह हो गया, मैरिज हो गया, इस नाम का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था। और आरंभिक काल में आपका यौन साम्यवाद मीन सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति थी। और विवाह और परिवार का जो विकास है इसके बाद के युगों में हुआ। और मॉर्गन ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए निमित्त जो अवसर पर स्वेच्छाचार पत्नी विनिमय मीन्स एक्सचेंज ऑफ वाइफ, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ वाइफ का एक्सचेंज होता था। और अतिथि सत्कार के निमित्त पत्नी भेंट, वाइफ हॉस्पिटेबिलिटी। तो कुछ ट्राइब में आपके ये देखने को मिलता था, जब गेस्ट आते थे तो रात में पत्नी अपने उनको भेंट कर दिया जाता था। और मॉर्गन ने आपको कहा है कि आरंभिक अवस्था में बहन पत्नी थी और यही समाज का नियम था। और मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के आपके 5 स्तरों का उल्लेख किया है। वे 5 कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, और ये आपको सीक्वेंस वाइज याद भी होना चाहिए। पहला आपका हो जाएगा कंजिग्यूनियस फैमिली, संरक्त परिवार कहते हैं इसको। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? समूह विवाह परिवार, इसको बोलते हैं पुनालुअन फैमिली। थर्ड आपका आ जाएगा सिंडेशमियन परिवार, सिंडेशमियन फैमिली। और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली। और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा? एक विवाही परिवार, मोनोगैमियन फैमिली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5, 5। और हम अदर फैक्ट की बात करते हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरियन का नाम है लॉरेंस स्टोन, ये नाम आपको याद रखना है, लॉरेंस स्टोन। तो लॉरेंस स्टोन ने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसका एनालिसिस किया। और इन्होंने बताया कि जो परिवार है 3 चरणों से गुजरा है। पहला हो जाता है खुला वंशावली परिवार, ओपन लीनिएज फैमिली। और दूसरा हो जाता है प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, रिस्ट्रिक्टेड पैट्रियार्कल फैमिली। और थर्ड आपका हो जाता है बंद घरेलू मूल परिवार, क्लोज्ड डोमेस्टिकेटेड न्यूक्लियर फैमिली। तो आपका जो क्लोज डोमेस्टिकेटेड न्यूक्लियर फैमिली है, इसी का विशेषता बताते हुए गिडेंस ने कहा है कि इसकी जो मुख्य विशेषता क्या होती है? भावात्मक व्यक्तिवाद, अफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, किसने कहा है? अगर क्वेश्चन आ जाए किसने बंद घरेलू मूल परिवार की मुख्य विशेषता को भावात्मक व्यक्तिवाद कहा है, अफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म कहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडेंस ने कहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, राइट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? Who considers sex communism as the reason for the origin of family? First option हेनरी मैन, सेकेंड ऑप्शन बेकोफेन, थर्ड ऑप्शन वेस्टरमार्क, फोर्थ ऑप्शन मॉर्गन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। अभी आपको बताया गया कौन है आपके जो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गन ने परिवार के विकास के जो चरण बताए वे अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं। द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द फैमिली डिस्क्राइब्ड बाय मॉर्गन आर एज फॉलोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट संरक्त परिवार, कंजिग्यूनियस फैमिली। सेकेंड पुनालुअन परिवार, पुनालुअन फैमिली। थर्ड एक विवाही परिवार, मोनोगैमियन फैमिली। फोर्थ सिंडेशमियन परिवार, सिंडेशमियन फैमिली। फिफ्थ पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोड नीचे आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 4, 5 एंड 3। सेकेंड ऑप्शन है 1, 4, 2, 3 एंड 5। थर्ड ऑप्शन है 1, 3, 2, 4 एंड 5।
फोर्थ ऑप्शन है आपका 5 4 3 2 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया गया, तो आपका सबसे पहले आ जाता है कंजुगेनियस फैमिली। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है पुनालुअन फैमिली, और थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका सिंडेशमियन फैमिली, और फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता है पैट्रियार्कल फैमिली, और फिफ्थ नंबर पर आपका आ जाता है मोनोगैमियन फैमिली। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2। तो हमारा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 4 5 एंड 3। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन से बुक में मॉर्गन ने अपने इस स्टेजेस का जिक्र किया है? तो उस बुक का नाम भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बुक का नाम है आपका एंशियंट सोसाइटी। तो इसी बुक में आपका मॉर्गन ने इन 5 स्टेजेस का जिक्र किया है फैमिली का। तो हम सबसे पहले कंजुगेनियस फैमिली की बात करते हैं। तो ये आपका अर्लीस्ट फॉर्म था फैमिली का। इसमें जो रिलेशनशिप था वो जनरेशन के अंदर ही पाया जाता था, इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं था और सेक्सुअल रिलेशनशिप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक अनैतिकता की स्थिति थी, यहाँ पर प्रोमिस्क्यूटी थी। और हम पुनालुअन फैमिली की बात करते हैं तो इस स्टेज में क्या होता है, इसको ग्रुप मैरिज भी आपका कहा जाता है। इसी में आपका इवॉल्व होता है ग्रुप मैरिज। और यहाँ पर क्या होता है, एक भाइयों का ग्रुप रहता है, वो सिस्टर्स के ग्रुप से शादी कर लेते हैं। इसको आपका बोला जाता है पुनालुअन फैमिली। और हम बात करते हैं आपका सिंडेशमियन फैमिली का। तो सिंडेशमियन फैमिली में क्या होता है, ये जो स्टेज होता है यहाँ, जैसे कि आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जैसे रहते हैं, कोई परमानेंट नहीं रहता। तो ये आपका ना फुल्ली मोनोगैमस बॉन्ड यहाँ पर नहीं होता और ना ही ये परमानेंट रहता है। तो यहाँ एक मेल और फीमेल साथ में रहते हैं, ये आपका हो जाता है सिंडेशमियन फैमिली। और दूसरा हम देखते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। तो ये इससे तो आप सब परिचित हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल आपको आपके सोसाइटी में ही देखने को मिलती है। यहीं से आपका एमर्ज होता है मेल डोमिनेंस का। इसमें जो हेड होता है वो मेल होता है और जो लीनिएज का सिस्टम चलता है वो भी आपका मेल के साइड से ही चलता है। और हमारा लास्ट में आ जाता है मोनोगैमियन फैमिली, जो कि आपका सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ फैमिली है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोनोगैमी आपको देखने को मिलती है मोनोगैमियन फैमिली में। यहाँ पर जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यहाँ पर आपको मोनोगैमियन फैमिली देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अभी आपके सोसाइटी में कौन कौन सी फैमिली आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप मोनोगैमियन फैमिली भी देख सकते हो और पैट्रियार्कल फैमिली भी और सिंडेशमियन फैमिली भी। कहीं ना कहीं आप जैसे लिव इन रिलेशनशिप आजकल कितना ट्रेंड पे आप सब देख ही रहे हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। और ये सब चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? विच अप्रोच इज मेनली यूज्ड इन फैमिली असेसमेंट? फर्स्ट ऑप्शन प्राकार्यवादी फंक्शनलिस्ट, सेकेंड ऑप्शन संरचनावादी स्ट्रक्चरलिस्ट, थर्ड ऑप्शन अंतरक्रियावादी इंटरेक्शनिस्ट, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो परिवार के अध्ययनों में मेनली आपका 3 दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका हो जाता है प्राकार्यवादी फंक्शनलिस्ट, दूसरा हो जाता है संरचनावादी स्ट्रक्चरलिस्ट, और तीसरा हो जाता है अंतरक्रियावादी इंटरेक्शनिस्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और प्राकार्यवादी दृष्टिकोण की बात करें तो इसके अंतर्गत परिवार को एक उपव्यवस्था माना गया है, जिसमें जो फैमिली है पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में कंट्रीब्यूशन और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों एवं परिवार के बीच फंक्शनल रिलेशन और परिवार के सदस्यों के प्रति उसका विशिष्ट कार्य प्रमुख है। हम संरचनावादी दृष्टिकोण की बात करें, स्ट्रक्चरिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, इसके अंतर्गत फैमिली के अंतर संबंधित स्थितियों और भूमिकाओं और सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच अंतर संबंधों को संरचना के रूप में देखा जाता है, स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी, तो ये सभी हो गए आपके। और हम थर्ड की बात करते हैं, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच क्या होता है, इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो अंतरक्रियावादी दृष्टिकोण होता है, इसमें परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि परिवार के सदस्यों की क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं और यह दृष्टिकोण यह जानने की कोशिश करता है कि परिवार के सदस्य किस तरह दूसरे सदस्यों के विचार, भाषा, रिवाज और प्रतीकों को समझते हैं, जो उनके व्यवहार एवं अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया? हु डिवाइडेड द एटमिस्टिक फैमिली एंड द डोमेस्टिक फैमिली? फर्स्ट ऑप्शन जिमरमैन, सेकंड ऑप्शन बर्गिस ह्यूम लॉक, थर्ड ऑप्शन जीपी मर्डॉक, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करें कार्ल सी जिमरमैन की, तो इनके बुक का नाम था फैमिली एंड सिविलाइजेशन। ये किसकी बुक का नाम है? ये बुक है आपका कार्ल सी जिमरमैन का। तो इसमें इन्होंने पाश्चात्य परिवारों को ध्यान में रख के 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा किया है। किसने? कार्ल सी जिमरमैन ने। वे 3 आपके कौन कौन से परिवार हो गए? पहला आपका हो जाएगा ट्रस्टीशिप फैमिली हो जाएगा, न्यासिता परिवार। दूसरा आपका हो जाएगा अति लघु या फिर इसको आणविक परिवार कहते हैं, इसको बोलते हैं आपका एटमिस्टिक फैमिली। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गृहस्थ परिवार या फिर घरेलू परिवार, इसको आपका बोलेंगे डोमेस्टिक फैमिली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए जिमरमैन। और मर्डॉक की बात करते हैं तो मर्डॉक ने आपका परिवार को 2 भागों में डिवाइड किया है। वो 2 पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका स्वतंत्र मूल परिवार। पहला क्या हो गया आपका? स्वतंत्र मूलक परिवार, इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार, कंपोजिट फैमिली। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो कार्ल सी जिमरमैन है उनकी बुक का नाम क्या है? फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने आपका 3 प्रकार के फैमिली की चर्चा की है। पहला आपका हो जाता है ट्रस्टीशिप फैमिली, दूसरा हो जाता है एटमिस्टिक फैमिली और तीसरा हो जाता है डोमेस्टिक फैमिली। वहीं हम मर्डॉक की बात करते हैं तो मर्डॉक ने आपका फैमिली को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हो जाता है इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा क्या हो जाता है? कॉम्पोजिट फैमिली। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिस्टिक फैमिली एंड डोमेस्टिक फैमिली? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिस्टिक फैमिली वॉज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन मर्डॉक द्वारा, सेकेंड ऑप्शन वार्नर द्वारा, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन जिमरमैन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया है। अभी बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिमरमैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की? Who among the following had discussed about trustee family? First option Carl C. Zimmerman, second option G.P. Murdoch, थर्ड ऑप्शन J.R. लेस्ली, फोर्थ ऑप्शन M.K. गांधी। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड GIC लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया कि कार्ल सी जिमरमैन ने, इनकी बुक का नाम था, आपको बताया गया था फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जिसमें 3 टाइप के फैमिली का जिक्र किया गया। पहला आपका हो जाता है ट्रस्टीशिप फैमिली, दूसरा आपका हो जाता है एटमिस्टिक फैमिली और तीसरा आपका क्या हो जाता है? डोमेस्टिक फैमिली। तो क्वेश्चन आपका ट्रस्टीशिप फैमिली से पूछा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्ल सी जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? After marriage, a person himself creates which of the following types of family? First option पितृसत्तात्मक परिवार, patriarchal family. Second option है जन्ममूलक परिवार, family of orientation. थर्ड ऑप्शन है प्रजनन मूलक परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फोर्थ ऑप्शन नव स्थानीय परिवार, नियो लोकल फैमिली। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका न्यूक्लियर फैमिली है, जिसको आपका हिंदी में नाभिकीय मूल या परिवार मूल कहा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मर्डॉक ने आपका 1949 में दिया था। और परिवार को आपका वार्नर की बात करें तो वार्नर ने आपका 2 भागों में डिवाइड किया है, प्रभाव या अनुकूलन परिवार या फिर जन्मित परिवार, जिसको आपका बोलेंगे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। किसकी बात हम कर रहे हैं? वार्नर की बात करें तो वार्नर ने आपका परिवार को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका हो जाएगा प्रभाव या अनुकूलन परिवार या फिर जन्मित परिवार, जिसको आपका बोला जाता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन।
वहीं दूसरा आपका हो जाता है प्रजनन परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो दोनों के बीच में ही आपका डिफरेंस को बताते हुए गिडेंस ने बताया कि जो प्रभव परिवार है वो कौन सा परिवार होता है, वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार क्या कहलाएगा, आपका प्रभव परिवार होगा। और जिस परिवार को युवक और युवतियां विवाह द्वारा स्थापित करते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रजनन परिवार कहा जाता है। पर यदि किसी दंपत्ति की कोई संतान नहीं होती तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार का स्वरूप या पहलू जो है गौड़ होती है, तथा दोनों में दो में से किसी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की क्या है, समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको एक ही परिवार में आपको प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार दोनों ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको बताया गया है तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष से रिलेटेड रखता है। तो माता पिता के लिए उनका परिवार क्या हो जाएगा, प्रजनन परिवार हो जाएगा, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। वही परिवार उनके बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, प्रभव परिवार हो जाएगा, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैरिज के बाद जो फैमिली आपका फॉर्म किया जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रजनन मूलक परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रजनन मूलक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने परिवार के निम्नलिखित दो प्रकार सुझाए हैं। हु सजेस्टेड द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फैमिली। फर्स्ट जन्मित परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। सेकंड प्रजनन परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फर्स्ट ऑप्शन एफी मैरिल, सेकंड ऑप्शन ऑगबर्नियम निम्कॉफ, थर्ड ऑप्शन W.L. वार्नर, फोर्थ ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया कि W.L. वार्नर ने आपका डिवाइड किया है फैमिली को, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, W.L. वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन मर्डॉक द्वारा, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर द्वारा, थर्ड ऑप्शन वार्नर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन मॉर्गन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गया, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्नर द्वारा। तो वार्नर ने आपका डिवाइड किया है अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जन्म का परिवार, सेकेंड ऑप्शन विस्तृत परिवार, थर्ड ऑप्शन जनन का परिवार, फोर्थ ऑप्शन पितृसत्तात्मक परिवार। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हुए आपका क्या कहलाएगा, जनन का परिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जनन का परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एक सदस्यीय परिवार, सेकंड ऑप्शन एकाकी परिवार, थर्ड ऑप्शन विस्तृत परिवार, फोर्थ ऑप्शन परंपरागत संयुक्त परिवार। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है उन्हें एकाकी परिवार में आपका क्लासिफाई किया जाता है। और ऐसे परिवार दो नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकाकी परिवार में दो पीढ़ी परिवार भी कहते हैं जो एकाकी परिवार होता है, क्योंकि इसमें दो पीढ़ियों के सदस्य दैट इज पति पत्नी और उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एकाकी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर मार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। फर्स्ट ऑप्शन मातृसत्तात्मक, सेकंड ऑप्शन पितृसत्तात्मक, थर्ड ऑप्शन मातृवंशीय, फोर्थ ऑप्शन पितृवंशीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2003 एंड 2016 में पूछा गया है। तो वेस्टर मार्क का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाहित स्वरूप से आरंभ हुआ है, जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, दैट इज एक पत्नीवाद प्रथा थी। और उनका यह कॉन्क्लूजन कल्पना पर बेस्ड है कि पुरुष में स्वत्व बोध की मूल प्रवृत्ति होती है। और मानव शास्त्री रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट की बात करें तो इनका दावा है कि वैवाहिक संबंध के आरंभिक चरण में सबसे बड़ी सत्ता जो है माता की थी। और मॉर्गन के पितृसत्तात्मक और वेस्टर मार्क के एक विवाह और परिवार के आरंभिक स्वरूप होने के दावे को जो ब्रीफॉल्ट है ये रिजेक्ट करते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्टर मार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में डैश डैश किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। फर्स्ट ऑप्शन बहुपत्नीवाद, सेकेंड ऑप्शन बहुविवाहवाद, थर्ड ऑप्शन एक पत्नीवाद, फोर्थ ऑप्शन स्वच्छंद संभोगवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक पत्नीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन समिति, सेकंड ऑप्शन समुदाय, थर्ड ऑप्शन परिवार, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, आपका क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सेकेंड ऑप्शन सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, थर्ड ऑप्शन अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो फैमिली होता है, परिवार होता है, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनके बीच नातेदारी का संबंध होता है। सबसे छोटे अथवा एकाकी परिवार में संतान वाले पति पत्नी होते हैं, और परिवार ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पुरुष और उसके बच्चे हों, या फिर ऐसा भी हो जिसमें एक स्त्री और उसके बच्चे हों। और ट्रेडिशनली देखा जाए तो भारतीय परिवार जो है आपका बहुत ज़्यादा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है, जिनमें आपका जनरली 2 to 3 जनरेशन के लोग एक साथ निवास करते हैं, और एक आवास में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, इनका समूह जो है ये आपका परिवार नहीं कहलाता है। तो रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह आपका परिवार में आ जाता है, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह आपका परिवार में आ जाएगा, और अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति ये भी आपका परिवार की कैटेगरी में आएगा। बट एक आवास में रहने वाला व्यक्तियों का एक समूह ये आपका परिवार के कैटेगरी में नहीं आएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन WJ गुडे, सेकेंड ऑप्शन MM श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन KM कपाड़िया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड GIC लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो हम विलियम जे गुडे की बात करें तो इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चाइना और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए WJ गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले थे? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेडरिक लीप्ले, सेकेंड ऑप्शन है CH कूले, थर्ड ऑप्शन है E डिमालिंस, फोर्थ ऑप्शन है हेनरी द टारविल। ये क्वेश्चन आपका GIC एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो फ्रेडरिक लीप्ले के अकॉर्डिंग परिवार का मौलिक जो फंक्शन है उसके सदस्यों को जीविका निर्वाह के लिए साधन प्राप्त करना है। नतीजतन परिवार जीविका निर्वाह के लिए विधि का निर्धारण करता है, और पर्यावरण जो है इसके द्वारा कार्य का निर्धारण होता है जिसमें पारिवारिक जीवन होता है। इस प्रकार लीप्ले ने आपका स्थान, कार्य और लोग परिवार का सूत्र स्थापित किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रेडरिक लीप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन पार्कर एंडरसन, सेकंड ऑप्शन गुडे, थर्ड ऑप्शन फाल्सम, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टेड। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले परिवार समाप्ति की ओर और सबके क्या विचार हैं। तो हम राइटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्डिनेंड लुंडबर्ग क्या विचार हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे विलियम वुल्फ के क्या विचार है, लास्ट में हम देखेंगे विलियम जे गुडे का क्या विचार है। तो यहाँ पर एक बुक का नाम है, आपको याद रखना है क्या है? द कमिंग वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके बुक का नाम है?
ये बुक है आपका फर्डिनेंड लुंडबर्ग का। इसी बुक में लुंडबर्ग ने लिखा है कि परिवार लगभग समाप्ति की ओर है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि परिवार लगभग समाप्ति की ओर है, किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्डिनेंड लुंडबर्ग। और उनकी इस बुक का नाम आपको याद रखना, द कमिंग वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम बात करते हैं मनोविश्लेषक विलियम वुल्फ का, तो इन्होंने लिखा है कि प्रथम 1 या 2 वर्ष तक बच्चे के पालन पोषण के अतिरिक्त परिवार मर चुका है। वहीं हम बात करते हैं विलियम जे गुडे का, तो इन्होंने भी आपका वेस्टर्न सोसाइटीज में पारिवारिक आदर्श प्रतिमानों में गिरावट का अनुभव किया है और परिवार के समाप्त होने का संदेह व्यक्त किया है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन संस्कृतिकरण, सेकंड ऑप्शन औद्योगिकरण, थर्ड ऑप्शन भौतिकवाद, फोर्थ ऑप्शन आत्मनिर्भरता। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेस्टर्न सोसाइटी में औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके कारण नाभिकीय परिवार, मूल परिवार मीन्स आपका न्यूक्लियर फैमिली आर्थिक रूप से व्यवहार इकाई बन गया है और इसने पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मूल परिवार जो है, दोनों में परस्पर संबद्ध है। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन परिवार की संस्था को प्रभावित कर मूल परिवार के बढ़ते प्रचलन में सहायक हो रहा है, वहीं यह परिवार की संरचना और उसके नेचर से भी प्रभावित होता जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित परिवार सिमेट्रिकल फैमिली की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। फर्स्ट ऑप्शन यंग तथा बिलमॉट, सेकंड ऑप्शन ओकले, थर्ड ऑप्शन बॉमैन एंड स्मार्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्मार्ट। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1970 में अराउंड 2000 परिवारों के एक सैंपल के बेसिस पर एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, जिसमें परिवार का जो रूप उभर कर आया उसी के लिए यंग और बिलमॉट ने आपका सिमेट्रिकल फैमिली की संकल्पना का प्रयोग किया, सममित परिवार का। और सिमेट्री का अर्थ क्या होता है, एक ऐसे व्यवस्था से जिसके सभी अंग या भाग जो है समान होते हैं। और यंग एवं बिलमॉट ने आपका सममितिक परिवार की संकल्पना की इस अर्थ में की कि ऐसे परिवार में पति पत्नी दोनों ही वैवाहिक भूमिकाएं समान होते हुए भी धीरे धीरे अधिक से अधिक मात्रा में समान बनती जाती है और ऐसे परिवारों में घरेलू श्रम विभाजन अधिक निश्चित नहीं होता और सामाजिक जीवन और सामाजिक पहचान की दृष्टि से घर का केंद्रीय महत्व होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यंग तथा बिलमॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत परिवार का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त परिवार, सेकेंड ऑप्शन सम्मिश्रित परिवार, थर्ड ऑप्शन वैवाहिक परिवार, फोर्थ ऑप्शन केंद्रक परिवार। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है, ऐसा परिवार जो 2 या अधिक मूल परिवारों से मिलकर बना परिवार होता है जिनका निवास स्थान एक ही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सम्मिश्रित परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। फर्स्ट समृद्ध परिवार, सेकंड विवाह संबंधी परिवार, थर्ड ग्रामीण परिवार, फोर्थ मातृवंशीय परिवार। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 1 और 3, सेकंड ऑप्शन 1 और 2, थर्ड ऑप्शन 1 और 4, फोर्थ ऑप्शन 2 और 4। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिंटन ने आपका परिवार के 2 टाइप बताए। पहला आपका हो जाता है समृद्ध परिवार हो जाएगा, कंजिंगुइनियस फैमिली हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विवाह संबंधी परिवार हो जाएगा, जिसको आपका एफाइनल फैमिली हम कहेंगे। ये आपका किसका है, किसके अकॉर्डिंग, या फिर आप कंजुगल फैमिली भी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा समृद्ध परिवार और विवाह संबंधी परिवार। इन दोनों में आपका डिवाइड किया गया है लिंटन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 और 2। तो आपका यहाँ पर समृद्ध परिवार की बात करें, इसमें सभी सदस्य जो होते हैं ब्लड से रिलेटेड होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता है। जैसे कि आप नायर फैमिली का एग्जाम्पल देख सकते हैं, नायर। तो नायर्स में कैसा फैमिली आपको पाया जाता है, मैट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती है नायर्स फैमिली में।
आपका जो नायर फैमिली है, इसमें ये आपका बताया ही गया कि आपका मातृसत्तात्मक होता है, मैट्रियार्कल होता है। इसमें जो पति होता है रेयरली ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। जनरली एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं और ऐसे परिवार की जो मेंबरशिप है, सदस्यता है, व्यक्ति को बर्थ के आधार पर प्राप्त हो जाती है। और विवाह संबंधी परिवारों में आपका रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु यहाँ मुख्य जोर रक्त संबंध पर ही दिया जाता है। और प्रेजेंट में पाए जाने वाले एक विवाहित परिवार जिसमें स्त्री व पुरुष साथ साथ रहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? विवाह संबंधी परिवार कहलाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी देसाई के द्वारा कितने प्रकार के परिवार बताए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आईपी देसाई ने आपका 1956 में 423 फैमिलीज के अध्ययन के आधार पर परिवार का क्लासिफिकेशन किया है। पहला तो हो जाता है सदस्यों के बीच संबंधों के आधार पर, जिसे उन्होंने पीढ़ियों की गहराई कहा। दूसरा, अन्य परिवारों के साथ संबंध पर आधारित संयुक्त की सीमा। प्रथम प्रकार में उन्होंने 4 प्रकार बताए। पहला तो हो गया 1 पीढ़ी वाला, दूसरा हो जाएगा 2 पीढ़ी वाला, और तीसरा हो जाएगा 3 पीढ़ी वाला, और चौथा हो जाएगा 4 पीढ़ी वाला। और द्वितीय आधार पर उन्होंने 5 प्रकार के परिवार बताए। पहला हो जाएगा एकाकी परिवार, कार्य तथा निवास की दृष्टि से अलग है। और दूसरा बताया प्राकार्यात्मक संयुक्त परिवार, जो आपका आवासीय अर्थ में एकाकी तथा दायित्व की पूर्ति में संयुक्त है। और थर्ड बताया गया आपका प्राकार्यात्मक तथा सत्ता सूचक परिवार, जिसमें आपका आवासीय अर्थ में एकाकी किंतु संपत्ति, कार्य व दायित्व की पूर्ति के लिए संयुक्त। और फोर्थ आपका हो जाएगा सीमांत संयुक्त परिवार, संपत्ति, कार्य तथा दायित्व पूर्ति में संयुक्त, जिसमें 2 ही पीढ़ी शामिल होते हैं। और हमारा फिफ्थ हो जाएगा परंपरागत संयुक्त परिवार, जिसमें आपका संपत्ति, कार्य तथा दायित्व पूर्ति में संयुक्त तथा 3 या अधिक पीढ़ी शामिल। तो इससे आपका स्पष्ट नहीं होता किस आधार पर परिवार के प्रकार को इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। पहला आधार पर मान लेने पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर आप दूसरा आधार मानेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मीन्स 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जो आपका कमीशन है उत्तराखंड का, उसने कौन से ऑप्शन को आपका करेक्ट माना है? ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया है, 5 को माना गया है। तो ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्ग्स में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कुला, सेकेंड ऑप्शन उक्का, थर्ड ऑप्शन परंपरा, फोर्थ ऑप्शन पितृष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए आपको कई बार बताया गया, एम एन श्रीनिवास की बुक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना, कई बार आपको बताया गया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसी में इन्होंने चर्चा किया कि दक्षिण भारत की पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्ग्स में पाए जाते हैं, जिन्हें ओक्का कहते हैं, किस प्रकार मजबूत संस्था है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन घर की व्यवस्था, सेकेंड ऑप्शन सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, फोर्थ ऑप्शन आजीविका कमाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविस की बुक का नाम है आपका ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी, ये किसकी बुक का नाम है? डेविस की बुक का नाम है। और हम W.J. मूर की बात करें, इनके बुक का नाम क्या है? द फैमिली। तो आपको दोनों बुक का नाम याद रखना है। वहीं हम आपका ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो ये आपका किसका बुक हो जाता है? डेविस की बुक हो जाता है। और द फैमिली किसके बुक का नाम है? मूर की बुक का नाम है। तो दोनों ही बुक आपको याद रखना है। तो डेविस की जो बुक है ह्यूमन सोसाइटी और W.J. मूर की जो बुक है द फैमिली, इसमें परिवार के सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। कैसे किया गया? पहला तो आपका हो जाता है प्रजनन कार्य, दैट इज संतानोत्पत्ति और उनका पालन पोषण। दूसरा हो जाएगा परिवार के सदस्यों की देखभाल। थर्ड हो जाएगा व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना। और आपका फोर्थ हो जाएगा बच्चों का समाजीकरण।
और आपका फिफ्थ हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, और लास्ट में आपका हो जाएगा आर्थिक कार्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया कि परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य, तो आपका क्या हो जाएगा? संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण बेस्ड है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन दिया गया है, असर्शन दिया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। कारण क्या दिया गया है? आधुनिक परिवार संस्था विहीन है। नीचे लिखे कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर तथा कथन ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कथन ए सही है किंतु आर गलत है, जो कि आपका कारण है गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। आधुनिक परिवार के प्रकारों में काफी परिवर्तन आ रहा है, अतः विभिन्न विद्वानों ने परिवार के भविष्य पर चिंता व्यक्त की है और आधुनिक परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, ना कि संस्था विहीन हो गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो कथन है ये तो आपका करेक्ट है, बट कारण आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि परिवार जो आधुनिक परिवार है वो संस्था विहीन नहीं है। इसमें आपको चेंजेस तो इसके फॉर्म्स में देखने को मिल रहा है, बट ये अभी आपका संस्था विहीन नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है जो कि आपको मैच करना है। तो पुनर्वन परिवार हमारा क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया जो पुनर्वन परिवार है इसको आपका समूह विवाह परिवार भी कहा जाता है। ये आपका मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। हम पूर्वाभिमुखी परिवार की बात करें, इसको आपका प्रभाव परिवार भी कहा जाता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन भी अभी बताया गया आपको, इसका हो जाएगा वार्नर। और अति लघु परिवार का क्या हो जाएगा? जिमरमैन। और दाम्पत्य एवं समृद्ध परिवार का क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 जहाँ है वही हमारा राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है। फर्स्ट ऑप्शन यूजीन लिडबैक की, सेकंड ऑप्शन कोलिन बेल की, थर्ड ऑप्शन टी पार्सन्स की, फोर्थ ऑप्शन आईपी देसाई की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया और उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांतिक नाभिकीय परिवार का जो अवधारणा है टैलकेट पार्सन्स की है। परिवार समाज की मूल इकाई है। यद्यपि सामाजिक वैज्ञानिकों ने पारिवारिक संरचना एवं संगठन के विभिन्न स्वरूपों का बहुत अध्ययन किया है, किंतु फिर भी वे ऐसा व्यापक संस्कृति रहित सामान्यीकृत स्वरूप विकसित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के समाजों के परिवारों पर लागू हो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टैलकेट पार्सन्स, टी पार्सन्स। और इनकी और भी थ्योरीज आपको बताई गई थी, जिसमें आपका सोशल एक्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सोशल सिस्टम थ्योरी। इसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया था? AGIL मॉडल का। कल ही आपको बताया गया था इसकी मीनिंग क्या होती है। AGIL मीन्स क्या होता है? तो A फॉर आपका एडेप्टेशन, G फॉर गोल अटेनमेंट, I फॉर इंटीग्रेशन और L फॉर क्या होता है? लेटेंसी होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? फर्स्ट ऑप्शन जीपी मर्डॉक, सेकंड ऑप्शन AR रैडक्लिफ ब्राउन, थर्ड ऑप्शन IP देसाई, फोर्थ ऑप्शन MN श्रीनिवास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो जीपी मर्डॉक की बुक है, उसका नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर। किसकी बुक का नाम है? मर्डॉक की बुक का नाम है। इसमें इन्होंने 250 सोसाइटीज का अध्ययन किया और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन माना और बताया कि प्रत्येक समाज में परिवार का कोई न कोई रूप अवश्य पाया जाता है जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जीपी मर्डॉक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन वेस्टरमार्क, सेकंड ऑप्शन ब्रीफॉल्ट, थर्ड ऑप्शन मॉर्गन, फोर्थ ऑप्शन टाइलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो वेस्टरमार्क की बुक का नाम है मानव विवाह का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। किसकी बुक का नाम है? ये वेस्टरमार्क की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मैरिज। इसमें इन्होंने पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया है और इस प्रयोजन हेतु पुरुष ने महिलाओं पर अधिकारों मोनोपोलिस्टिक राइट्स का दावा किया और बल द्वारा उन्हें संरक्षित किया। और यह प्रथा तब तक चली जब तक कि रिवाजों कस्टम जो थे परिवार रूपी संस्थाओं की स्थापना नहीं कर दी। और वेस्टरमार्क से इतर हम ब्रीफॉल्ट की बात करें, इनके अकॉर्डिंग जब परिवार रूपी संस्था अस्तित्व में आई तब भी मातृ तंत्र मैट्रियार्की जो है तब भी वो एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क। तो किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो वेस्टरमार्क के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सेकंड ऑप्शन है सर हेनरी मैन, थर्ड ऑप्शन है मॉर्गन, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया था। तो 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था बल्कि आपका पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। और भारत जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस प्रकार परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सर हेनरी मैन को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था? फर्स्ट ऑप्शन शैक्षणिक कार्य, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक कार्य, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक कार्य, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया था। तो मध्य युग में परिवार शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन करता था। परिवार प्रत्येक बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता था और समाज द्वारा मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही दी जाती है। और परिवार आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता था और सदस्यों का समुचित भरण पोषण करता था। परिवार में बच्चों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी सिखाया जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक कार्य भी हो जाएगा, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य। तो मध्य युग में परिवार आपका इन सभी कार्यों को निष्पादित करता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में समाजशास्त्रीय का नाम है और लिस्ट 2 में परिवारों के अध्ययन का स्थान है कि किस सोशोलॉजिस्ट ने किस परिवारों के अध्ययन के किस स्थान को चूज किया है। ये आपको यहाँ पर करेक्ट लगाना है। तो एडी रॉस का स्थान क्या रहा है? तो एडी रॉस का रहा है बैंगलोर। तुम्हारा ए का हो जाएगा 2। वहीं हम आईपी देसाई की बात करें तो आईपी देसाई का परिवारों के अध्ययन का स्थान क्या रहा है? महुआ रहा है। हमारा बी का 4 हो जाएगा। केएम कपाड़िया की बात करें तो इनका स्थान क्या रहा है? नवाशारी, मीन्स हमारा 1 हो जाएगा। और एमएस गोरे का स्थान क्या रहा है? दिल्ली रहा है। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी A2 B4 C1 D3। और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। यहाँ आपका फैमिली से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज बने थे, जीआईसी हो गया, पीजीटी हो गया या फिर आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम, हमने सॉल्व कर लिया, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अपना विवाह मैरिज से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विवाह और मैरिज से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके पीजीटी, जीआईसी या फिर आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम में बने हैं, राइट। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन जीएस घुरिये,
सेकंड ऑप्शन के.एम. कपाड़िया, थर्ड ऑप्शन ए.आर. देसाई, फोर्थ ऑप्शन योगेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो के.एम. कपाड़िया ने भारत में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है और इनके बुक का नाम आपको याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बुक का नाम क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारतवर्ष में विवाह और परिवार। तो ये बुक का नाम किसका है? के.एम. कपाड़िया का, जो कि आपको ध्यान में रखना है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन विवाह, थर्ड ऑप्शन नातेदारी, फोर्थ ऑप्शन धर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोसाइटी ने, समाज ने विवाह की जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो संस्था है, इसको यौन संबंधों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जो आपका विवाह है, मैरिज है, ये दो ऑपोजिट सेक्स को फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का एक्सेप्टेंस देता है और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें वैलिडिटी प्रदान करने का काम करता है। और जो विवाह है, ये आपका मानव समाज के लिए एक सार्वभौमिक और अपरिहार्य संस्था है। विवाह की संस्था जो है, आप प्रिमिटिव सोसाइटी से देखेंगे मॉडर्न सोसाइटी तक, तो सभी समाजों में आपको देखने को मिलती है। बट ये अलग अलग समाजों में इसका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, फॉर्म होता है, स्वरूप होता है, ये भिन्न होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सभी समाजों में सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सेकंड ऑप्शन है लोवी, थर्ड ऑप्शन है मर्डॉक, फोर्थ ऑप्शन है ब्रजेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके मर्डॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के 3 उद्देश्य का उल्लेख किया है। पहला हो जाता है यौन संतुष्टि, दूसरा हो जाएगा आर्थिक सहयोग और तीसरा क्या हो जाएगा? संतानों का समाजीकरण एवं उनका पालन पोषण। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? फर्स्ट ऑप्शन जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, सेकंड ऑप्शन धर्म द्वारा, थर्ड ऑप्शन कानून द्वारा, फोर्थ ऑप्शन सरकार द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक संगठन के स्थायित्व के लिए जरूरी है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में समानता हो, दोनों की नंबर क्या है? समान हो, दोनों में रेशियो आपका समान पाया जाए, ये जरूरी है। यदि पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो पुरुष वर्ग का महत्व बढ़ जाएगा और समाज में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन देखने को मिलेगा। और इसके विपरीत यदि पुरुष की संख्या अधिक हो गई और स्त्रियों की संख्या कम हो गई तो बहुपति विवाह प्रचलन में देखने को मिलेगा। और एक संतुलित समाज के लिए जरूरी है कि स्त्रियों और पुरुषों का जो रेशियो है वो आपका इक्वल हो। हम सेंसस की बात करते हैं, सेंसस 2011 की हम बात करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपना इंडिया का क्या है सेक्स रेशियो। और सबसे पहले इंडिया का देखिए, इंडिया का कितना है? इंडिया का सेक्स रेशियो की हम बात करें, लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं? आपका 943। वहीं हम बात करते हैं इंडिया में ही सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सेक्स रेशियो और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो आपको केरला में देखने को मिलेगा। केरला में कितना है? 1084। तो मीन्स यहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। वहीं हम सबसे कम की बात करते हैं तो हरियाणा में आपका देखने को मिलता है क्या है? 879। तो यहाँ 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं ही हैं। वहीं हम यूपी की बात करते हैं, आपके एग्जाम में यूपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी का एग्जाम ही है। तो हम यूपी का देखते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ पे है? तो हम उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जौनपुर में। तो जौनपुर में कितना है? जौनपुर में आपका 1024 है, मीन्स 1000 मेल पे 1024 फीमेल है। वहीं सबसे कम आपको कहाँ देखने को मिलता है? गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलता है। कितने हैं? 851 है। तो ये सारे डेटा आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। अगर ये आपका रेशियो इक्वल रहेगा तो आपको सोसाइटी में मोनोगैमी ही देखने को मिलेगी, अदरवाइज पॉलीगैमी तो आपको देखने को मिलता ही है और हमेशा देखने को मिला ही है। हालांकि अभी प्रिवेल आपके यहाँ क्या है? कानून द्वारा क्या स्वीकृत है? मोनोगैमी। हालांकि कस्टम वगैरह अगर अलाउ करता है तब आपका कानून भी नहीं रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है?
फर्स्ट ऑप्शन मेलिनोस्की, सेकंड ऑप्शन वेस्टरमार्क, थर्ड ऑप्शन मर्डॉक, फोर्थ ऑप्शन टाइलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग विवाह बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। वहीं हम वेस्टरमार्क की बात करते हैं तो वेस्टरमार्क के अकॉर्डिंग विवाह एक या अधिक पुरुष का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनके पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। और हम मर्डॉक की बात करें तो मर्डॉक के अकॉर्डिंग क्या है? एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मर्डॉक के अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेलिनोस्की। तो मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग क्या है? विवाह बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन यौन संतुष्टि, सेकंड ऑप्शन लिव इन रिलेशनशिप, थर्ड ऑप्शन इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक सहयोग। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो विभिन्न विद्वानों के अकॉर्डिंग विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में आपका यौन संतुष्टि, बच्चों की वैधता हो गया आपका प्रदान करना और इनको आर्थिक सहयोग, ये सब आपके महत्वपूर्ण फैक्टर है। बट आपका लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लिव इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन मैकडॉवेल, थर्ड ऑप्शन मेलिनोस्की और फोर्थ ऑप्शन है वेस्टरमार्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स। ऐसा कथन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन लूथर, सेकंड ऑप्शन बीरस्ट्रीट, थर्ड ऑप्शन प्रभु, फोर्थ ऑप्शन कूले। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लूथर का कथन है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू वेस्टरमार्क, सेकंड ऑप्शन है इरावती कर्वे, थर्ड ऑप्शन बी मेलिनोस्की, फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट रैटफील्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह नातेदारी का स्रोत है। मैरिज इज द फाउंटेन हेड ऑफ किनशिप। ये बात आपका किसने कहा? बी मेलिनोस्की ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी मेलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन डब्ल्यू.जी. समनर, सेकेंड ऑप्शन ए.जी. केलर, थर्ड ऑप्शन वेस्टरमार्क, फोर्थ ऑप्शन आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज ने कहा है कि विवाह स्वयं में एक संस्था है, ना कि प्रथा। संस्थानों में बाहरी चिन्ह होते हैं। जब हम संस्थानों की बात करते हैं तो हम कंट्रोल की प्रणाली के बारे में सोचते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों से परे होती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर.एम. मैकाइवर एंड सी.एच. पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मॉर्गन, सेकंड ऑप्शन बी मेलिनोस्की, थर्ड ऑप्शन वेस्टरमार्क, फोर्थ ऑप्शन मनु। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलिनोस्की ने वेस्टरमार्क का समर्थन करते हुए लिखा है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार, दैट इज एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सही रूप है, रहा है और रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी बी मेलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, सेकंड ऑप्शन वेस्टरमार्क, थर्ड ऑप्शन बोगार्डस, फोर्थ ऑप्शन हॉवेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह की जड़ें या उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार की विवाह में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप्स। फर्स्ट ऑप्शन ब्रीफॉल्ट, सेकंड ऑप्शन समनर, थर्ड ऑप्शन वेस्टरमार्क, फोर्थ ऑप्शन मनु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बेस्टर मार्क का कथन है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेस्टर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन भूमिकाओं की व्यवस्था पर, सेकेंड ऑप्शन शिशुपालन की प्रक्रिया पर, थर्ड ऑप्शन संस्कारों एवं समारोह पर, फोर्थ ऑप्शन पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य यौन संबंधों पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित रहता है। संतति के जन्म से जुड़ी संस्थाओं में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है और विवाह के माध्यम से नए संबंधों की स्थापना होती है और संबंधों के माध्यम से भूमिकाओं का पालन किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूमिकाओं की व्यवस्था पर। यह क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मकांड एवं संस्कार, सेकंड ऑप्शन है पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, थर्ड ऑप्शन शिशु पालन की प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन भूमिकाओं की व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिकाओं की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह अति व्यक्तिगत प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन मजूमदार एवं मदन ने, सेकंड ऑप्शन बेस्टर मार्क ने, थर्ड ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन ने, फोर्थ ऑप्शन एंडरसन और पार्कर ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह के संबंध में ये जो कथन दिया गया है, विवाह अति व्यक्तिगत प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। ये आपका मजूमदार एवं मदन ने दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मजूमदार एवं मदन। और इनके अकॉर्डिंग विवाह से यदि व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक मीन्स जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है और मनोवैज्ञानिक जो संतान उत्पत्ति होती है इसका संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग मिलता है। वहीं हम बेस्टर मार्क की बात करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जो कि प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता है और इसमें इस संयोग से सम्मिलित होने वाले दोनों पक्षों तथा उनमें उत्पन्न बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। वहीं हम आपके एंडरसन और पार्कर की बात करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग विवाह एक या अधिक पुरुषों तथा एक से अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकृत स्थायी संबंध है जिसमें पितृत्व हेतु संभोग की आकांक्षा निहित है। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, मजूमदार एवं मदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। फर्स्ट ऑप्शन सोरोरेट, सेकंड ऑप्शन पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, थर्ड ऑप्शन एंडोगैमी, फोर्थ ऑप्शन हाइपोगैमी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिता की बहन मीन्स बुआ जी की पुत्री के साथ विवाह की बात किया जा रहा है तब वो कौन सा मैरिज कहलाएगा? पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। वहीं माता श्री की बात करते हैं, इनके भाई मीन्स मामा जी की लड़की के साथ अगर विवाह होता है तो कौन सा विवाह कहलाएगा? मैट्रीलिनियल क्रॉस कजिन मैरिज। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपनी मृत पत्नी की बहन से, सेकंड ऑप्शन है उच्च जाति की स्त्री से, थर्ड ऑप्शन है निम्न जाति की स्त्री से, फोर्थ ऑप्शन है अपने मृत भाई की विधवा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 एंड पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं आपका पति भ्राता विवाह मीन्स लेवरेट। ये एक ऐसा प्रथा है, कस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एक विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है और विभिन्न समाजों में इस प्रथा को भिन्न रूप से तथा इसके साथ जुड़े दायित्वों से भिन्नता हो सकती है। यदि विधवा पति के बड़े भाई से विवाह करती तो ये आपका कहलाएगा ज्येष्ठ विवाह, और यहीं पर इसके ऑपोजिट अगर पति के छोटे भाई से विवाह करती तो आपका क्या कहलाएगा? देवर विवाह या फिर भाभी विवाह। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपने मृत भाई की विधवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवरेट विवाह है। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आपका जो विवाह से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है जहां से बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि डिटेलिंग से बहुत ज़्यादा बचा जाता है, अदरवाइज आप सबके फरमाइशी गीत आता है
कि मैम आगे बढ़िए, मैम टिक लगाइए, मैम बस करिए, मैम खिचड़ी हो रहा है, मैम जाना है, मैम खाना बनाना है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आप लोग का आता है फरमाइशी गीत की तरह। ऐसे लगता है कि जैसे दोबारा अब आपके लाइफ में ये क्लास देखने को नहीं मिलेगा, जब टाइम मिले तब आप देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं मोनोगैमी। तो मोनोगैमी देखेंगे, मोनोगैमी में आपका दो टाइप देखने को मिलता है। पहला आपको देखने को मिलेगा सीरियल मोनोगैमी और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट मोनोगैमी। तो सीरियल मोनोगैमी में क्या होता है, स्ट्रेट मोनोगैमी में क्या होता है। मोनोगैमी मीन्स क्या होता है आपका, एक मेल का एक फीमेल से शादी। तो यहाँ पर एक टाइम पे एक मेल का एक फीमेल से शादी हो सकता है, मीन्स यहाँ पर री मैरिज जो है आपका अलाउ है। बट यहाँ पर री मैरिज जो आपका स्ट्रेट मोनोगैमी है, यहाँ री मैरिज अलाउ नहीं है। आपको पता है स्पाउस है मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से कैसे बाहर जा सकते हैं। दो ही तरीका है, पहला या तो फिर डिवोर्स के थ्रू जाएं या फिर डेथ हो जाए, मतलब दोनों ही डी है। वाह, चलिए फिर देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका पॉलीगैमी। ये तो आप समझ गए क्या है मोनोगैमी। मोनोगैमी में एक मेल का एक फीमेल से शादी रहेगा एक टाइम पे, और सीरियल मोनोगैमी में क्या रहेगा, री मैरिज हो अलाउ है। और आपका स्ट्रेट मोनोगैमी में री मैरिज अलाउ नहीं है। और री मैरिज भी कभी कब अलाउ है, जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ से अलग हो गया हो तभी। और कैसे अलग होगा, दो टाइप आपको बता ही दिया गया है डबल डी के द्वारा। पहला डी हो गया डिवोर्स और दूसरा डी क्या हो गया, डेथ। अब हम बात करते हैं पॉलीगैमी का। तो पॉलीगैमी में आपको दो टाइप देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा पॉलीगाइनी और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में क्या होता है, पॉलीगाइनी में एक मेल का एक से अधिक फीमेल के साथ शादी होता है। और वहीं पर आपका हम पॉलीएंट्री की बात करें तो एक फीमेल का कई मेल के साथ शादी, मीन्स मोर देन वन। ये आपका हो गया पॉलीएंड्री, ये हो गया आपका पॉलीगाइनी। तो पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री इसके भी दो दो पार्ट हैं। इन सभी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। बुकिश लैंग्वेज तो है, आप उससे समझ भी सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी में भी आपको दो टाइप देखने को मिलता है। पॉलीगाइनी में एक आपको देखने को मिलेगा सोरोरल पॉलीगाइनी और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी। तो इसमें क्या होता है, जितनी वाइफ्स हैं वो सभी क्या हैं, आपस में बहनें हैं, सिस्टर हैं। और यहाँ पर जो है नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी में जो पत्नियां हैं वे आपस में बहनें नहीं हैं। वहीं हम पॉलीएंड्री की बात करते हैं। आपके पॉलीएंड्री में भी दो टाइप है। पहला आपको देखने को मिलेगा फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, मीन्स भातृक विवाह, जिसमें आपके जो हस्बैंड्स हैं सभी आपस में क्या है, भाई हैं। जो आपको द्रौपदी विवाह देखने को मिलता है वो आपका इसी का एग्जाम्पल है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का। और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा आपका हो जाएगा नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें जो हस्बैंड्स हैं ये आपस में क्या है, भाई नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका दूसरी टर्मिनोलॉजी आ जाएगी आपका इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। तो इंडोगैमी क्या है आपका, इंडोगैमी क्या है आपका अंतर विवाह। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपका ट्राइबल हो गए, कास्ट हो गए, सब कास्ट हो गए, वर्णा हो गए, इसमें जो विवाह हो रहा है ये आपका क्या हो गया, इंडोगैमी। और दूसरा आपका क्या हो गया, एक्सोगैमी। तो एक्सोगैमी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सोगैमी में आपको देखने को मिलेगा गोत्र हो गया, आपका पिंड हो गया, ये आपका बहिर्विवाह है, प्रवरा हो गया, और फोर्थ आपका क्या हो गया, विलेज हो गया। मीन्स आपको एक्सोगैमी के अंतर्गत विवाह नहीं करना। जैसे गोत्र, एक गोत्र हो गया, पिंड हो गया, प्रवरा हो गया, मीन्स जैसे इसमें माना जाता है कि आपस में भाई बहन हैं, इनके जो संत हैं, गुरु हैं, ये सब आपस में, मीन्स विलेज के अंदर भी विवाह नहीं करना। तो ये आपका हो जाता है बहिर्विवाह, मीन्स विलेज के बाहर विवाह। तो आप हिंदू सिस्टम में देखते हैं आपको कास्ट इंडोगैमी देखने को मिलता है, मीन्स अपने कास्ट में ही विवाह करना, ये आपको अंतर विवाह देखने को मिलता है। और गोत्र एक्सोगैमी मीन्स गोत्र के बाहर करना, क्योंकि एक गोत्र में अपने आप को प्योर माना जाता है, भाई बहन आपस में माने जाते हैं। तो आपको देखने को मिलता है हिंदू विवाह आपको कैसे देखने को मिलता है, कास्ट इंडोगैमी, क्योंकि कास्ट आपका इंडोगैमी में आता है। और दूसरा आपका क्या हो गया, गोत्र एक्सोगैमी, मीन्स गोत्र के बाहर विवाह करना है। तो ये इन दोनों का मिला जुला रूप है आपका हिंदू मैरिज, इंडोगैमी और एक्सोगैमी का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अब क्रॉस कजिन मैरिज और पैरेलल क्रॉस कजिन मैरिज, ये सब आपको साउथ में देखने को मिलता है। और मुस्लिम में आपको क्रॉस कजिन मैरिज भी देखने को मिलता है, पैरेलल क्रॉस कजिन मैरिज भी देखने को मिलता है। हम लेवरेट की बात करते हैं तो लेवरेट में आपका जो डिसीज्ड हस्बैंड है उनके भाई के साथ जब विवाह होता है तब आपका लेवरेट विवाह कहलाता है। और सोरोरेट में क्या होता है, डिसीज्ड वाइफ मीन्स जो मृतक पत्नी है उनकी बहन के साथ जो विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका सोरोरेट, साली विवाह। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए,
ऑप्शन ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। और एक क्वेश्चन तो आपके पीजीटी में इतने बार बना है कि शायद ही कोई ईयर हो जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये आपका क्या है, आपका हम बात करते हैं हाइपरगैमी। हाइपरगैमी हो गया, इसको हम बोलेंगे अनुलोमा मैरिज, तो ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा आपका क्या हो गया, हाइपोगैमी, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोमा मैरिज। और इनमें क्या होता है, कई बार आपको बताया गया, याद ही होगा। तो हम हाइपर गैमी की बात करें, अनुलोमा मैरिज जो अनुलोम विवाह है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल है, मेल का जो कास्ट है क्या है, अपर कास्ट का है मेल, और फीमेल जो है वो लोअर कास्ट की है। वहीं हम जब हाइपोगैमी की बात करते हैं आपका प्रतिलोमा मैरिज का, तो यहाँ पर जो फीमेल है वो आपकी उच्च कास्ट की है और जो मेल है ये आपका लोअर कास्ट का है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं और कई बार बने भी हैं, इसलिए आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविरेट से बोध होता है। अब बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पीजीटी एग्जाम 2000 एंड 2010 दोनों में पूछा गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन भातृक बहुपति प्रथा के, सेकंड ऑप्शन विनिमय के प्रकार के, थर्ड ऑप्शन अधिमान्य विवाह के, फोर्थ ऑप्शन निषेध विवाह के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है आपका। तो हम बात करते हैं अधिमान्य विवाह का। प्रेफरेंशियल मैरिज क्या होता है, प्रेफरेंशियल मैरिज क्या होता है आपका, जब किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति से विवाह करने का विशेष राइट प्राप्त हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं अधिमान्य विवाह या फिर प्रेफरेंशियल मैरिज। इस प्रकार के विवाह के मामले में या विवाह साथी चुनने के संबंध में कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें से आपको मेनली 4 प्रकार देखने को मिलता है। पहला हो जाता है ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह, सेकंड हो जाएगा आपका चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह, थर्ड आपका हो जाएगा पति भ्राता विवाह, और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, पत्नी भगनी विवाह। जब एक विधवा आपका स्त्री अपने पति के भाई से विवाह करती, तब ये आपका विवाह क्या कहलाता है, पति भ्राता विवाह, लेवरेट मैरिज कहलाता है। और इसके भी आपको 2 फॉर्म देखने को मिलता है, 2 स्वरूप देखने को मिलता है। पहला तो आपको देखने को मिलेगा देवर विवाह, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्येष्ठ विवाह। मीन्स अगर छोटे भाई से विवाह हो रहा है तो देवर विवाह कहलाएगा, और बड़े भाई से हो रहा है तो ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। वहीं हम बात करते हैं आपका पत्नी भगनी विवाह का, तो इसमें पुरुष अपने पत्नी की बहन से विवाह करता है, और इस प्रकार के विवाह के 2 रूप आपको देखने को मिलता है। पहला तो आपको देखने को मिलेगा सीमित शाली विवाह, और दूसरा देखने को मिलेगा समकालीन शाली विवाह। और सीमित शाली विवाह में पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही शाली से विवाह किया जाता है, जबकि जो समकालीन शाली विवाह है, इसमें पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी बहन के साथ विवाह करता है, और उस स्त्री की अन्य सारी बहनें अपने आप उस पुरुष की पत्नियां बन जाती हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अधिमान्य विवाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोरेट विवाह है। फर्स्ट ऑप्शन बहन भाई के बीच, सेकंड ऑप्शन मौसी की लड़की के साथ, थर्ड ऑप्शन मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, फोर्थ ऑप्शन बुआ की लड़की के साथ। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोरो मीन्स क्या होता है आपका, बहन होता है। लैटिन लैंग्वेज का शब्द है आपका सोरोर, तो सोरोर मीन्स क्या होता है, सिस्टर। आप पढ़ते हैं ना सोरोरी साइड, बहन हत्या, तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। सोरोरेट किसको कहा जाता है, उस प्रथा को कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग पत्नी की मृत्यु पर पति उसके छोटी बहन से विवाह कर लेता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एक विवाह, सेकेंड ऑप्शन बहुपति विवाह, थर्ड ऑप्शन बहुपत्नी विवाह, फोर्थ ऑप्शन समूह विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको सोसाइटी में एक विवाह देखने को मिलता है, एक विवाह होता है, ये बहुपति विवाह भी होता है, बहुपत्नी विवाह भी होता है। हम बात करते हैं आपके चयन बोर्ड का, जो आपका प्रारंभिक आंसर की आया था, उसमें आपका राइट आंसर बहुपति विवाह को माना गया था, बट बाद में जो आपका रिवाइज्ड आंसर की आया उसमें आपका राइट आंसर किसको माना गया, ऑप्शन डी समूह विवाह को माना गया था। और समूह विवाह क्या होता है, जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह के साथ विवाह करता है, तब समस्त पुरुष समस्त स्त्रियों के समान रूप से पति माने जाते हैं, और यही आपका समूह विवाह कहलाता है। और उस विकासवादियों की मान्यता के अकॉर्डिंग विवाह का यह स्वरूप संभवतः परिवार एवं समाज की
प्रारंभिक अवस्था में कभी विद्यमान रहा होगा और इसके जो एविडेंस है मानव समाज में कहीं नहीं मिलते हैं। और हम बात करते हैं आपका एल एच मॉर्गन का और दूसरा बात करते हैं फ्रेडरिक एंजल्स का। तो इन्होंने समूह विवाह को परिवार का मूल एवं प्रारंभिक स्वरूप माना है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समूह विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन भातृक बहुपति विवाह, सेकंड ऑप्शन अभातृक बहुपति विवाह, ये सब अभी आपको बताया गया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बहुपति विवाह, फोर्थ है आपका बहुपत्नी विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है या एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, तो इसको आपका बोलेंगे बहुपत्नी विवाह, पॉलीगैमी कहलाता है। और ऐसा विवाह मुस्लिम देश, आपके भारत हो गया, साधारणतः पूर्वी देशों में भी पाए जाते हैं। और एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होने की जो प्रथा है इसको हम बोलेंगे बहुपति विवाह। और पत्नी एक और पति अनेक हो तो यह प्रथा आपका भारत में उत्तर प्रदेश के जॉन सार बाबर, ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉन सार बाबर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मेनली खस जो लोग हैं और दक्षिण में आपका नीलगिरी पर्वत पर जो निवास करती है टोडा ट्राइबल, इनके बीच में पाया जाता है। और ये दोनों ही आपका पैतृक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और केरल का जो मैट्रियार्कल सोसाइटी, इसमें नायर लोगों में आपको बहुपतित्व विवाह देखने को मिलती है। और बहुपत्नी की हम बात करें, ये प्रथा आपका अपेक्षा बहुपति प्रथा के कम पाया जाता है। और बहुपति विवाह का एक विशिष्ट रूप भातृक बहुपतित्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक स्त्री से विवाह करने वाले सभी व्यक्ति आपस में भाई होते हैं। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह इसी श्रेणी में आपका आता है। और अभातृक बहुपतित्व में एक स्त्री के सभी पतियों का आपस में भाई होना आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी एक ही गांव के कुछ व्यक्ति मिलकर जब किसी स्त्री का वरण करके लाते हैं तब यह आपका अभातृक बहुपति विवाह कहलाता है। और अभातृक बहुपतित्व प्रथा पति के भ्राताओं के अतिरिक्त अन्य लोग भी स्त्री के पति हो सकते हैं। तो ये जितनी बातें आपको बताई गई, ये सारी चीज़ें आपको अभी शॉर्ट में आगे बता दिया गया था। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको समझने की नीड नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था? GIC एग्जाम 2015 में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है क्या कहलाता है? आपका बहुपत्नी विवाह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जॉन सार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? अभी आपको बताया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति विवाह का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन एक विधवा पुनर्विवाह करती है, सेकंड ऑप्शन अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, थर्ड ऑप्शन एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हैं, फोर्थ ऑप्शन एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, अगर आप नाम को ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने में काफ़ी चांसेस रहता है। हम बहुपति विवाह की बात करते हैं। यहाँ पर एक आपका फीमेल है, इसका एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपति विवाह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अंतर विवाह, सेकेंड ऑप्शन समूह विवाह, थर्ड ऑप्शन बहु विवाह, फोर्थ ऑप्शन बहुपति विवाह। ये क्वेश्चन आपका RPSC लेक्चरार एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है? देखिए पूछा गया RPSC लेक्चरार एग्जाम 2018 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है अभातृक बहुपति, सेकंड है आपका भातृक बहुपति, थर्ड है आपका शाली विवाह, फोर्थ है आपका समकालिक शाली विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, भातृक बहुपति। इसमें जितने भी भाई हैं सब क्या हैं? आपस में भाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन DN मजूमदार, सेकेंड ऑप्शन WHR रिवर्स, थर्ड ऑप्शन TN मदन, फोर्थ ऑप्शन विलियम क्रूक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका GIC एग्जाम 2020 में पूछा गया था। हम बात करते हैं विलियम क्रूक की बुक का नाम है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ
द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये किसकी बुक का नाम है? विलियम क्रूक की बुक का नाम है। और इसी बुक में आपका विलियम क्रूक ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुर्जरों में बहुपति प्रथा का उल्लेख किया है और वहाँ के शासक से हुई बातचीत के बेसिस पर क्रूक ने गुर्जर समुदायों के भाइयों के बीच पत्नी साझा का एक एग्जाम्पल दिया और इन्होंने लिखा है कि लड़की का विवाह जनरली सबसे बड़े भाई से होता है जो बूढ़ा ना हो और उन दोनों के बच्चे भी उसी के माने जाते हैं, जबकि उसे और उसके भाइयों को यह पता होता था कि वह स्त्री सभी भाइयों के लिए उपलब्ध होती थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है आपका अध्ययन? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम क्रूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन दिया गया असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन है आपका निकटा विगमन निषेध। इसकी मीनिंग क्या होती है आपको ये नाम इंसेस्ट टैबू नाम से भी देखने को मिल सकता है। इंसेस्ट टैबू ये है आपका निकटा विगमन निषेध, सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। और कारण दिया गया निकटा विगमन निषेध जो इंसेस्ट टैबू है, इसका कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। फर्स्ट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निकटा विगमन जो निषेध है, इंसेस्ट टैबू है, लगभग आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सली आपका पाए जाते हैं, जिसके अनुसार निकट संबंधियों में विवाह और यौन संबंध वर्जित है। तो इस तरह आपका जो आपका अभिकथन दिया गया ये आपका करेक्ट है। अभिकथन आपका करेक्ट है। निकटा विगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। और जो आपका कारण दिया गया, कारण आपका सही नहीं है कि इंसेस्ट टैबू का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना, ये आपका गलत है, वर्जित है हालांकि ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है, क्योंकि जो इंसेस्ट टैबू है इसके अकॉर्डिंग निकट संबंधियों में विवाह और यौन संबंध वर्जित है। तो हम फ्रायड और लेवी स्ट्रॉस की बात करते हैं तो इनका कहना है कि स्वयं समाज की उत्पत्ति निकटा विगमन निषेध से हुई है, इंसेस्ट टैबू से हुई है। किसके अकॉर्डिंग? फ्रायड एंड लेवी स्ट्रॉस के, इनका कहना है। और टैबू आपका पॉलिनेशिया, मैक्रोनेशिया, मेलेनेशिया के टाबू शब्द से मिलता जुलता है और जनरली आपका कैप्टन कुक के जनजातियों के अध्ययन द्वारा इस शब्द ने अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया धर्म। अब हम पढ़ेंगे धर्म। देखिए यहाँ बहुत सारे धर्म के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका जुडाइज्म का सिंबल, ये है आपका क्रिश्चियनिटी का सिंबल और ये है इस्लाम का सिंबल, ये है आपका हिंदुइज्म और ये है ताओइज्म का सिंबल और ये है बुद्धिज्म का सिंबल और ये है आपका सिखिज्म का सिंबल और ये है आप कन्फ्यूशियस पढ़ते हैं ना, कन्फ्यूशियस धर्म, तो ये है आपका सिंबल और ये है शिंटो का सिंबल और ये है जैनिज्म का सिंबल और ये है आपका बहाई धर्म का सिंबल और ये है नेटिव स्पिरिचुअलिटी का सिंबल। तो धर्म मीन्स होता क्या एग्जैक्टली? धर्म मीन्स होता है जो आप धारण कर सके, यही है आपका धर्म। हालांकि हम धर्म के नाम पे काफ़ी पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि धर्म का एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता होता। धर्म की मीनिंग ही बस इतना ही होता है कि जो चीज़ें आप धारण कर सके, जो चीज़ें आप कर सके, वो सारी चीज़ें क्या है? आपका धर्म है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह कथन है फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्णन का, सेकेंड ऑप्शन स्वामी विवेकानंद का, थर्ड ऑप्शन मैक्स मूलर का, फोर्थ ऑप्शन है आपका पीबी काणे का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की प्रकृति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि अन्य धर्मों से भिन्न हिंदू धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के मत मतांतरों पर आधारित विश्वास से संबंधित नहीं है, वरन हिंदू धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा साक्षात्कार का धर्म है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता का एक जातीय भाव निहित है। यह अनुभूति की वस्तु है, अपने द्वारा कही गई मनमानी बात, मतवाद अथवा युक्ति मूलक कल्पना नहीं है, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। और आत्मा को ब्रह्मा के रूप में समझ लेना और उसका साक्षात करना, यही धर्म है। धर्म केवल सुन लेने या मान लेने की चीज नहीं, बल्कि जब समस्त मन प्राण विश्वास एक साथ हो जाए तब इसी को हम धर्म कहते हैं।
जो व्यक्ति जितना निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद जी का, उन्हीं के बीच से ये लाइनें लिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। वही हम डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करते हैं तो इनका कहना है कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं वही धर्म है। यह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। हम बात करते हैं पीवी काणे का, तो इन्होंने भारतीय जीवन में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि धर्म शब्द से शास्त्रकारों का अभिप्राय किसी ईश्वरीय मत अथवा संप्रदाय से नहीं है, बल्कि जीवन के एक ऐसे तरीके अथवा आचरण की एक ऐसी संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से है जो एक व्यक्ति के रूप में तथा समाज का सदस्य होने के रूप में व्यक्ति की क्रियाओं को नियमित करती है तथा जिसका प्रयत्न व्यक्तित्व का क्रमबद्ध विकास करना और व्यक्ति को इस योग बनाना है कि वह मानव अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वहीं हम मैक्स मूलर की बात करते हैं तो मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति प्रकृति के भय का कारण माना। तो अगर पूछ लिया जाए धर्म की उत्पत्ति प्रकृति के भय के कारण किसने माना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहूदी धर्म, सेकंड ऑप्शन है ईसाई धर्म, थर्ड ऑप्शन है हिंदू धर्म, फोर्थ ऑप्शन है इस्लाम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू धर्म जड़ नहीं है, इसका जन्म किसी देवदूत की घोषणा के फलस्वरूप नहीं हुआ। वैदिक काल के पहले दर्शन का विकास हुआ और ऋग्वेदा के रचनाकार विद्वानों ने प्रकृति को नियमबद्ध पाया और उन्होंने प्रकृति की नियमबद्धता का नाम ऋत रखा और प्रकृति के तत्वों का धर्म नियमबद्ध है और इसी से प्रेरित होकर पूर्वजों ने आचार शास्त्र गढ़ा जिसे सनातन धर्म आपका कहा जाता है। और हिंदू धर्म पर किसी ग्रंथ का बोझ नहीं है, वह कोई भी विचार अपना सकते हैं। इस तरह आपका हिंदू धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदू धर्म। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेजर, सेकंड ऑप्शन है ईवी टायलर, थर्ड ऑप्शन है दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन है वेबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके ईवी टायलर ने धर्म को डिफाइन करते हुए कहा है कि एक अलौकिक सत्ता में विश्वास क्या है? धर्म है। वहीं आपके हम सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डरखाइम की बात करें, इनके अकॉर्डिंग धर्म विश्वास की एक बद्धता है और इसमें पवित्र वस्तुओं से संबंधित क्रियाएं हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है? ईवी टायलर ने कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईवी टायलर। और ईवी टायलर की बुक थी प्रिमिटिव कल्चर, कई बार आपको बताया भी गया है। प्रिमिटिव कल्चर किसकी बुक का नाम है? टायलर की बुक का नाम है। इसमें धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया? आत्मावाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाए अगर ईवी टायलर के किस बुक में धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को आत्मावाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव कल्चर। क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि इस बुक में क्या कहा गया है, राइट। और जे फ्रेजर की बुक का नाम है गोल्डन बो। इसमें धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए प्रस्तुत किया गया। वहीं हम इमाइल डरखाइम की बुक का नाम तो कई बार बात कर चुके हैं, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया है और इन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनके अकॉर्डिंग प्रत्येक धर्म में साधारण और पवित्र के रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। जो प्रोफेन और सैक्रेड वस्तुएं वहां पर आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन टायलर, थर्ड ऑप्शन फ्रेजर, फोर्थ ऑप्शन मॉर्गन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको बताया गया, ये आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की? ये आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकारात्मक, सेकंड ऑप्शन है तात्विक, थर्ड ऑप्शन है ऐतिहासिक, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टायलर द्वारा की गई धर्म की व्याख्या आपका तात्विक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है और टायलर के अकॉर्डिंग धर्म देवी देवताओं तथा अन्य अधिमानवीय प्राणियों जैसे पूर्वज अथवा आत्माओं के प्रति विश्वास तथा इनमें संबंधित कर्मकांड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तात्विक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। यह किस विद्वान ने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन हॉबल, सेकंड ऑप्शन टाइलर, थर्ड ऑप्शन क्यूबर, फोर्थ ऑप्शन जॉनसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हॉबल के अकॉर्डिंग धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हॉबल। वहीं हम एडवर्ड टाइलर की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। हम क्यूबर की बात करें तो क्यूबर के अकॉर्डिंग धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों तथा उन्हें व्यक्त करने वाली बाहरी आचरणों से आदि से होता है। वहीं हम जॉनसन की बात करते हैं तो जॉनसन के अकॉर्डिंग धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृतिवाद, सेकंड ऑप्शन है जीवित सत्तावाद, थर्ड ऑप्शन एक सत्तावाद, फोर्थ ऑप्शन है आपका एकेश्वरवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईवी टाइलर की बुक का नाम आपको बताया ही गया, क्या है? प्रिमिटिव कल्चर। इसमें धर्म की उत्पत्ति के विषय में इन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और उनका धर्म का सिद्धांत आत्मावाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग धर्म आत्मा की धारणा से उत्पन्न हुआ क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का देहांतरण होता है और सोने के समय ये स्वतंत्र आत्माएं शरीर आत्मा से संपर्क स्थापित करती हैं और इनके अकॉर्डिंग स्वप्न इसी अंतर क्रिया की अभिव्यक्ति है और यह आदिम धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है। और इस सिद्धांत को जीववाद के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। और मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? मैक्स मूलर। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जीवित सत्तावाद। तो ईवी टाइलर की दृष्टि में कौन सा धर्म सबसे पुराना स्वरूप है धर्म का? जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का संबंध है फर्स्ट ऑप्शन प्रकृतिवाद से, सेकंड ऑप्शन अनुप्राणवाद से, थर्ड ऑप्शन नृजाति केंद्रितवाद से और फोर्थ ऑप्शन है अनध्यात्मवाद से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन ए दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन ईवी टाइलर, फोर्थ ऑप्शन एस.जे. फ्रेजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ईबी टाइलर ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईबी टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया। लिस्ट 1 में आपको सिद्धांत दिया गया और लिस्ट 2 में किसके साथ एसोसिएट करता है सिद्धांत ये दिया गया, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए प्रजातीय सिद्धांत। ये प्रजातीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हट्टन के द्वारा। तो आपका ए का 3 हो गया। वही हम व्यवसायिक सिद्धांत की बात करें तो व्यवसायिक सिद्धांत आपका नेसफील्ड ने दिया है, तुम्हारा बी का 1 हो गया। धार्मिक सिद्धांत की बात करें, धार्मिक सिद्धांत आपका होकार्ट के द्वारा दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा 4। वहीं आदिम संस्कृति का सिद्धांत की बात करें तो ये आपका रिजले के द्वारा दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो 3 1 4 2 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटम का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है मानववाद, थर्ड ऑप्शन है आत्मावाद, फोर्थ ऑप्शन है जीवित सत्तावाद। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। टोटम का अर्थ है कि एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है, ये आपका टोटम की मीनिंग होती है। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु जिसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? विच थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ रिलीजन? फर्स्ट ऑप्शन जीव सत्तावाद एनिमिज्म, सेकेंड ऑप्शन टोटमवाद टोटेमिज्म, थर्ड ऑप्शन प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, फोर्थ है आपका सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो जीव सत्तावाद एनिमिज्म, टोटमवाद टोटेमिज्म और प्रकृतिवाद
नेचुरलिज्म धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से रिलेटेड है, जबकि आपका जो सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है, ये आपका राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका पूछा क्या गया है? नहीं संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलिए देखिए, ये रहा आपका प्रीवियस सेशन का कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन, और इसके काफ़ी आंसर जो भी आए आपके रॉन्ग आए, बस 2 बच्चों का आंसर करेक्ट आया था। हालांकि यकीन था आप लोग पर कि आप लोग इतने ही ध्यान से सुने होंगे कि 90+% बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर इसका रॉन्ग ही जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म फेनोमेनोलॉजी इन सोशल साइंसेस? तो आपको बताया गया था सबसे पहले सोशल साइंस में जिन्होंने यूज किया, हीगल का बुक था। बुक का नाम अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद तो हम बता ही दे रहे हैं। पहला बुक है आपका हीगल की बुक का नाम है, जिसमें इस शब्द को सबसे पहले यूज किया गया था, फिनोमेनोलॉजी। ये बुक का नाम है आपका फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, जो कि आपका पब्लिश हुआ था 1807 में। और मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे तो हर्शल शूट्स, सांत्याना इस शब्द को काफ़ी लोकप्रिय बनाए आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हीगल। तो देखिए यहाँ पर शिल्पी कुमारी मैम ने आपका करेक्ट आंसर दिया था, हीगल होगा। हालांकि स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए आदेश कुमार सर, होगल नहीं हीगल होगा। हालांकि हीगल लिखने का कोशिश कर रहे होंगे, होगल हो गया होगा। तो इसके अलावा किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया था। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, यहाँ टॉप 5 करेक्ट आंसर जिनके भी सबसे पहले आए होंगे दिया जाता। हालांकि सिर्फ 2 ही स्टूडेंट थे, तो 3 स्टूडेंट के नाम आए ही नहीं। चलिए देखिए, ये रहा आपका आज का कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट में नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिस्टिक फैमिली वॉज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन मर्डॉक द्वारा, सेकेंड ऑप्शन वार्नर द्वारा, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन जिमरमैन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये शो करेगा सेशन देखने के दौरान आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ था। और कल का जो CCQ आपसे पूछा गया था, हालांकि पता था कि आप सबका जो ध्यान है नहीं गया होगा, क्योंकि जनरली हमारा ध्यान जब फेनोमेनोलॉजी को लेके आता है तो मेनली फेनोमेनोलॉजिस्ट में हम ध्यान रखते हैं हसरेल को, सूट्स को। हीगल तक नाम ही नहीं जाता कि उन्होंने फेनोमेनोलॉजी शब्द का सबसे पहले अपने बुक में प्रयोग किया था। तो चलिए अब आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप राइट आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, राइट। तो आप टॉप 5 का नाम कल शो कर दिया जाएगा जब भी आपका सेशन होगा। कल की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे कोशिश करने के लिए बोला जाता है कि कोशिश किया जाएगा कि क्लास आए, बट प्रॉमिस नहीं कर सकते क्योंकि अपनी कुछ व्यस्तता रहती है। दैट्स वाई रीज़न बीइंग। और बोल दिया जाए और आपको होप हो जाए कि आज क्लास आएगी, तो इसलिए आपको ऐसा बोला नहीं जाता कि आपकी क्लास आएगी, बट पूरा कोशिश रहता है कि आपकी क्लास आए, राइट। चलो दोस्तों, अपनी अटेंडेंस लगवा दो एक लाइक के साथ, और रोल नंबर कंफर्म करो एक कमेंट के साथ। और कमेंट क्या करना है आपको? CCQ का आंसर देना है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।